वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। हमने अब तक सीआरपीसी के 7 चैप्टर देख लिए फ्रेंड्स। आज हम डील करने वाले हैं चैप्टर 7A ऑफ सीआरपीसी, जो डील करता है सेक्शन 105A टू सेक्शन 105L तक, और जो बताता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मीन्स फ्रेंड, जो दूसरी टेरिटरीज होते हैं ना, उनके साथ हम जो अरेंजमेंट ऑर्डर पास करते हैं, मीन्स कोई ट्रीटी करते हैं कि हमारे पास कोई आरोपी मिलेगा तो हम तुमको देंगे, तुम्हारे पास हमारा कोई आरोपी मिलेगा तो तुम हमको देना, या कोई थिंग मिलती है या कोई डॉक्यूमेंट हमको चाहिए आपके कंट्री में से तो आप हमको प्रोवाइड कराना। ऐसा एक अरेंजमेंट होता है, एग्रीमेंट पास होता है, उसको ट्रीटी बोलते हैं फ्रेंड्स। वो होते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। तो वो कैसे होते हैं हम देखते हैं। डेफिनेशन सीआरपीसी के सेक्शन 2 में है फ्रेंड्स, एंड दूसरी डेफिनेशन ऑफ सीआरपीसी 105A में भी दे रखी है फ्रेंड, क्वेश्चन बना अगर तुम तो डेफिनेशन 105 के डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कौन सी होती है? प्लेस आउटसाइड इंडिया जो होता है, वहाँ पर उनके साथ अरेंजमेंट जो किया जाता है, अरेंजमेंट जो होता है, वो जो अरेंजमेंट वो जो अरेंजमेंट होते हैं फ्रेंड, वो अरेंजमेंट जो भी है मैंने अभी बताया, जैसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होते हैं, उसके लिए जो ट्रीटी पास होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग किसी को बोलेंगे फ्रेंड्स? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है ऑफेंस में, वो प्रॉपर्टी का प्रूफ जो होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको आइडेंटिफाइंग बोलेंगे। प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी जो क्राइम में यूज़ की गई हो। प्रॉपर्टी मीन्स कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, एंड डीड एंड इंस्ट्रूमेंट, ये सब जो है मिलके थ्रू प्रोसीड ऑफ क्राइम, मतलब प्रोसीड हमने अभी ऊपर देखा, वैल्यू ऑफ जो प्रॉपर्टी होती है जो क्राइम में यूज़ किया गया हो उसको बोलेंगे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मीन्स डिटरमाइनिंग द नेचर और सोर्स। नेक्स्ट है 105B, असिस्टेंट इन सिक्योरिंग ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन। तो इंडिया में जो कोर्ट है वो क्रिमिनल मैटर होता है अगर, और वारंट उसके ऊपर इशू होता है पर्सन के ऊपर, या किसी डॉक्यूमेंट के लिए वारंट इशू होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है ऑर्डर, वहाँ पे वो वारंट की डुप्लीकेट भेजी जाती है, तो वो वहाँ के कोर्ट में भेज कर क्या किया जाता है, वो एग्जीक्यूट कराया जाता है। और ये कैसे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन निकालेगा और नोटिफिकेशन में जो स्पेसिफाई करेगा उसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से वो ट्रांसफ़र होगा एंड वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा जहाँ पर वो भेजा गया। एप्लीकेशन मेड बाय ऑफिसर, वो क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो एप्लीकेशन मेड करता है, अटेंडेंस, और ज़रूरी है बोलता है कि अटेंडेंस ऐसे पर्सन का या एनी प्लेस जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वहाँ पर जो पर्सन है उसका रिक्वायर्ड है यहाँ पे अटेंडेंस, ऐसा कोई एप्लीकेशन लगाता है पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर ऑफ सुपीरियर रैंक टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो क्या होता है, कोर्ट देखता है और सेटिस्फाइड अगर कोर्ट को लगता है सच में उस पर्सन की यहाँ पे नेसेसरी है अटेंडेंस, तो इशू करता है समन्स, और वो सेम ऊपर की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डुप्लीकेट होता है वारंट का एंड भेजा जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर, कहाँ पर, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होता है वहाँ पर। नेक्स्ट है 3, रिसीव वारंट शैल बी। अगर वारंट इशू होता है क्रिमिनल मैटर में तो वो भी क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और वो जो भी लोकल लिमिट्स होगी वहाँ पर वो एग्जीक्यूट कराया जाएगा फ्रेंड। पर्सन ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वहाँ पर पर्सन को अगर भेजा जा रहा है और वो प्रिजनर है हमारे इंडिया में, तो कुछ कंडीशन इम्पोज करके उसको भेजा जाएगा यहाँ पे। ट्रांसफ़र टू इंडिया, अगर कोई वहाँ बाहर का कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का कोई प्रिजनर है उसको हम इंडिया में ट्रांसफ़र करा के ले रहे हैं, तो कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करेंगे इन राइटिंग में। नेक्स्ट है 105C हमारा, असिस्टेंट इन रिलेशन टू ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है फोरफीच करने का, तो उसके लिए क्या है, कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है, कैसी प्रॉपर्टी, जो क्राइम में यूज़ की गई हो, फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंस में यूज़ करी गई हो, तो वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ सच प्रॉपर्टी जो है कराई जा सकती है। सेम होगा, सस्पेक्टेड टू बी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में होगा अगर, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कि इस तरह से फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का जो पर्सन है हमारा उधर आया हुआ है, और उसको सेम अदर जो अथॉरिटी है या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो है वो एग्जीक्यूट करा के देगा हमको। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो होता है वो जो भेजा जाता है दूसरे कंट्री में या दूसरी स्टेट में जहाँ हमारा ट्रीटी बना हुआ है, आउट ऑफ हमारे इंडिया के बाहर जो भी ट्रीटी बना हुआ है किसी भी
कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, तो वहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कोर्ट को कि ऐसे ऐसे हमारे पास का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई अपराधी चाहिए, जो भी हमारे को चाहिए तुम्हारे पास से, वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। और वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर वो जो अदर कोर्ट है तो वहाँ पर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करा के देगा हमारा जो भी काम है। वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में वो सब मेंशन करा हुआ होता है, वो डिटेल ऑफ जो पर्सन की है या डॉक्यूमेंट की है वो सर। फ्रेंड्स, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ फॉरफीचर प्रॉपर्टी वो ऑब्टेन की जाती है, कमीशन ऑफ ऑफेंस की होना चाहिए वो प्रॉपर्टी, और फॉरवर्ड किसको की जाती है, जो कोर्ट की रिक्वेस्ट आई है उस कोर्ट को फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। थर्ड है आइडेंटिफाइंग अनलॉफुल एक्वायर प्रॉपर्टी, तो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है और डायरेक्ट किया जाता है एनी पुलिस ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू ट्रेस करे, क्या आइडेंटिफाई करना वो प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी वही है या नहीं है बोल के, अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इशू बाय कोर्ट, जो भी कोर्ट डायरेक्टर इशू करेगा और वारंट में वही उसी के अकॉर्डेंस में करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 105 का ई, सीजर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो अटैचमेंट की जाती है प्रॉपर्टी उसको सीज किस तरह से किया जाता है। एनी ऑफिसर कंडक्टेड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ऑफिसर है इसलिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ट्रायल नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर, और वो क्या करता है, डिस्पोज करता है और प्रॉपर्टी को नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज, अगर वो सीज करने के काबिल की नहीं होगी चीज़ तो अटैचमेंट कराते हैं उसको और डायरेक्ट करते हैं नॉट टू बी ट्रांसफ़र। क्या होता है फ्रेंड, अगर कोई चीज़ सीज करने की होगी तो सीज कर लेंगे, अगर कोई चीज़ सीज नहीं करने की, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई तो सीज तो नहीं कर सकते उसको, तो जब्त नहीं कर सकते सीज मीन्स, तो अटैचमेंट किया जाएगा। अटैचमेंट मीन्स क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी पे लिख दिया जाएगा कि इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, नॉट टू ट्रांसफ़र, एक्सेप्ट क्या होगा, अगर ट्रांसफ़र करना है तो प्रायर परमिशन लेना पड़ेगी वो कोर्ट की जहाँ से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए पास हुआ है, एंड कॉपी वो ऑर्डर की जो है वो जो पर्सन है जिसके ऊपर वो एग्जीक्यूशन का लगा है उसके ऊपर कंसर्न पर्सन पे क्या किया जाएगा, वो कॉपी एक उसको भी भेज जाएगी। देन आता है एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, कब तक, अनलेस ऑर्डर इज कन्फर्म बाय, जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, अभी हमने भेजा है दूसरे कोर्ट को और दूसरे कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया है, तो वो ऑर्डर कब तक नहीं होगा कंफर्म, जब तक कि 30 डे के अंदर जो ऑर्डर मेन कोर्ट है उसने वो कंफर्मेशन नहीं दिया है सेम ऑर्डर को, तब तक वो ऑर्डर इफेक्ट में नहीं आएगा। और अगर वो कंफर्मेशन देता है कंसर्निंग कोर्ट और जो बेसिक कोर्ट है तब वो यूज़ में आएगा, इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट है एफ, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज और फॉरफीचर अंडर दिस चैप्टर। इसमें क्या होता है, कोर्ट में अपॉइंट क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है वो एरिया के लिए, फिर वो प्रॉपर्टी जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ पे, या क्या करता है कोई अदर ऑफिसर भी जो नॉमिनेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, और उस पर्सन को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है उस प्रॉपर्टी पे। द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड मैनेज द प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, मैनेज भी करता है, किस मैनर से करता है, जिस मैनर से स्पेसिफाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एडमिनिस्ट्रेटर शैल आल्सो टेक मेजर टू डिस्पोज, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ बोला है, डायरेक्शन दिया है कि डिस्पोज इस तरह से करना है, तो वो उसी तरह से जो मेजर लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर डिस्पोज ऑफ करता है पूरी प्रॉपर्टी को। नोटिस जी में दिया है फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी का, तो रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे, नॉट ट्रायल इंक्लूड इन हियर ऑल्सो फ्रेंड्स। सो प्रोसीड ऑफ क्राइम होना चाहिए, मीन्स जो भी प्रोसीड आया है क्राइम से उसमें जो सर्व नोटिस अपॉन सच पर्सन, तो उस पर्सन को एक नोटिस देना चाहिए, जो भी नोटिस देके उसको बताना चाहिए कि विद इन पीरियड क्या करे, वो 30 डे के अंदर आके कोर्ट में क्या करे, बताए कि वो अर्निंग उसको कहाँ से मिली, उसकी जो प्रॉपर्टी है जो जब्त की गई है वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली उसको, या फिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ऐसी शो कॉज की उसको एक नोटिस भेजी जाएगी। और नॉट टू बी डिक्लेयर टू बी प्रोसीड ऑफ क्राइम, और वो क्राइम का प्रोसीड नहीं होना चाहिए, तब क्या करेगा कोर्ट, उसको भेजेगा। एंड प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन बाय एनी अदर पर्सन, या किसी और पर्सन से बिलोंग करती है वो प्रॉपर्टी, तो कॉपी एक नोटिस की, शो कॉज नोटिस की कॉपी वो अदर पर्सन को भी भेजी जाएंगी फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा एज, फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टन केसेस, शो कॉज नोटिस दी जाती है अगर किसी को भी सर्टन केसेस में, ये ऊपर जो सेक्शंस में हमने देखा है अफोरसेड उसमें, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी आने वाले पर्सन को जिसको नोटिस दी गई है उसको सुनने की, एंड उसको सुनने के बाद रिकॉर्ड की जाएंगी उसकी फाइंडिंग, वेदर ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन आर प्रोसीड ऑफ क्राइम का है कि नहीं वो देखा जाएगा फ्रेंड्स। अगर वो पर्सन अपियर नहीं होता है कोर्ट के सामने विद इन 30 डेज के अंदर, तो उसको एक्सपार्टी कर दिया जाता है फ्रेंड इस सेक्शन के अंदर। अगर नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई है कौन सी प्रॉपर्टी है ये क्राइम में यूज़ करी हुई प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो स्टैंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी फ्री फॉल और इनकम से, कोई भी उधारी के बिना पे
मतलब बिना धारी के, कुछ भी उसके ऊपर बर्डन ना होते हुए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट फोरफिट हो जाएगी। शेयर इन अ कंपनी फोरफिटेड होती है अगर कंपनी, वो जाके चाहे कंपनी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, फिर भी हमारे जो CRPC में लिखा है उस हिसाब से शेयर इन कंपनी फोरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। आर्टिकल और एसोसिएशन रजिस्टर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ट्रांसफर ऑफ सच शेयर, वो शेयर को हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएंगे। आई क्या बोलता है, फाइन इन लिeu ऑफ फॉर फ्यूचर, अगर वो सोर्स अगर नॉट बीन प्रूव हो रहा है कि किस सोर्स से वो इनकम आई है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी परचेज की गई है, ऑर्डर गिविंग एन ऑप्शन टू द पर्सन अफेक्टेड टू पे। फाइनल क्या करेगा, अगर कहाँ से प्रॉपर्टी का प्रोड्यूस आया है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको फाइन भी पे करने के लिए बोल सकता है, और कितना फाइन बोलेगा, इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी का उसको पे करने बोलेगा। पर्सन अफेक्टेड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी उसको सुनने की। जे बोलता है सेंट्रल ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड आफ्टर द मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 1 इशू नोटिस अगर उसको दी गई है उसके बाद भी वो इग्नोर करते हुए ट्रांसफ़र करता है कोई प्रॉपर्टी को, तो ऐसा जो ट्रांसफ़र होगा वो नल एंड वॉइड कहलाएगा। ये बोलता है हमारा सेक्शन 105 का जे। नेक्स्ट है हमारा के, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो भेजा जाता है दूसरे स्टेट में, दूसरे हमारे जहाँ पर भी ट्रीटी हुई है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन्स और वारंट हो सकता है, रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फ्रॉम एंड एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन्स और वारंट टू बी ट्रांसमिटेड टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ट्रांसमिट किया जाता है जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उनके साथ, सेंड टू द कंसर्न कोर्ट। उसके बाद क्या जाता है, वहाँ से आने के बाद या वहाँ भेजने के बाद जो भी कंसर्न कोर्ट होता है वहाँ पर भेजा जाता है और उसके जो रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। देन है हमारा लास्ट वन L105L एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो एप्लीकेशन इस चैप्टर का क्या होता है फ्रेंड्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, उसी तरह से पूरे इसके चैप्टर के एप्लीकेशन होती है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट पे। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए हम यहीं पर समअप करते हैं। हमारा जो चैप्टर 7A था वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर आता है चैप्टर A, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। उसको हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल।